Hi, my name is Pallavi Verma. I'm from Indore, Madhya Pradesh. I've secured All India Rank 340 in the UPSC Civil Services Examination 2020. It was my 7th attempt, and through Delhi Knowledge Track, I would like to share some of the mistakes that the aspirant shouldn't do and some pointers that I learnt from my journey of 7 years that I think would help especially the aspirants who are preparing and the mistakes that they should avoid. First of all, I would say some general pointers for everyone that never follow topper strategy blindly. Though I'm giving the suggestions, but I'm also giving the pointers. I'm not telling you what to do, what not to do, and in a very detailed manner. Everyone has its own strategy, has its own strengths and weaknesses, and they study according to that. So for example, I would give you an example. When I was in my first attempt, a friend of mine happened to clear a UPSC examination that year with a single digit rank. And he advised me कि यार मैंने तो कोई लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा था, तो कोई ज़रूरत नहीं है ये सब पढ़ने की. नाउ इफ़ यू लिसन अ सिंगल डिजिट रैंकर सेइंग द सेम थिंग कि आई डेंट रीड द बेसिक टेक्स्ट बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम एवरीथिंग, यू फील लाइक बिलीविंग देम कि ओके फाइन यार इसका तो सिंगल डिजिट रैंक आया है. And I believed him. I didn't read all the basic textbooks in my first attempt, and I had to face the cost of that also in my first attempt. I couldn't clear the prelims. So never follow topper strategy blindly. Secondly, stick to your basics. First of all, whenever you are starting any preparation of any examination, pick up this syllabus. See the previous year question papers. Because when you see the previous year question papers, you would understand the trend. Generally what happens is we pick up the textbooks directly and we start reading it assuming कि ठीक है अब हम questions कर लेंगे, but टेक्स्ट बुक पढ़ते टाइम हमें किस चीज़ पे एम्फेसिस देना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है, वो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं. इसलिए आप हमेशा पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, उसके बाद टेक्स्ट बुक्स उठाइए, ताकि आपका एक प्रिपरेशन का जो टाइम होता है वो थोड़ा रिड्यूस होगा, एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होगी. तीसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा टेस्ट्स को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दीजिए. जनरली क्या होता है ना कि वी कीप ऑन रीडिंग एंड वी फील कि ठीक है एग्ज़ाम में डायरेक्टली जाके हम कर देंगे. ये गलती कभी नहीं करनी है. मैंने ये गलती करी थी अपने मेंस में. 2016 में आई डिड नॉट जॉइन एनी टेस्ट सीरीज़ एंड आराम से मैं मेंस दे के आई एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट द इंटरव्यू कॉल ऑल्सो. बट मेरे को लगा कि ठीक है मेंस का टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करके इंटरव्यू कॉल आ रहा है तो क्या ज़रूरत, मैं नेक्स्ट ईयर भी नहीं करती हूँ. तो नेक्स्ट ईयर आई डिडंट जॉइन इन 2017 एंड दैट ईयर आई कुडंट क्लियर द मेंस. सो टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट एनी स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन, इवन फॉर प्रिलिम्स और फॉर मेंस एंड इवन फॉर इंटरव्यू ऑल्सो. सम मॉक इंटरव्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थली, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली क्या होता है, वी रीड एंड देन वी थिंक कि इतना सिलेबस हो गया, ये सिलेबस हो गया, ये सिलेबस हो गया. फिर 3 महीने बाद हम जब बुक उठाते हैं तब हमको लगता है कि अरे ये तो याद ही नहीं है, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है फ्रेश रीडिंग हो रही है. तो रिविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप एक चैप्टर पढ़िए लेकिन उस एक चैप्टर को आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करिए. मैं अपना एग्जाम्पल दूँगी. मैंने अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में NCERT बुक्स पढ़ी थी. उनके मैंने इतने रिवीजन, फ्रीक्वेंट रिविजन्स किए थे 5 दिन में, 6 दिन में, 15 दिन में, कि आज 7 साल बाद भी मुझे वो चीज़ें याद हैं. तो एक चीज़ मैंने अपने स्कूल में सीखी थी. मेरी मैथ्स टीचर थी एक, उन्होंने ये बताया था कि जितना डीले आप रिविज़न को करते हो उतना वो आपकी मेमोरी से बाहर होते जाता है. तो आप हमेशा अपने रिविजन्स को फ्रीक्वेंट रखिए और उसको इग्नोर मत करिए. रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. चौथी चीज़ ये है कि ज़्यादा मटेरियल के पीछे मत भागिए. देयर आर सम बेसिक बुक्स जो सारे टॉपर्स बताते हैं, आपको सिर्फ उन बेसिक बुक्स पे ही रहना है. व्हेन यू गो इनटू मार्केट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू वुड ऑलवेज फील फियर ऑफ मिसिंग आउट. वो फोमो जो होता है आजकल कि अच्छा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये आ गया तो वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वो आ गया तो ऐसा नहीं है. एक चीज़ आप समझिए कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, जो लोग चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया के सारे पार्ट से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स. ठीक है, तो UPSC सेट्स अ पेपर विच इज़ एन इक्वलाइजर एंड फॉर दैट बेसिक टेक्स्ट बुक्स आर मस्ट.
So don't run after too many materials, just focus on minimum sources and maximum revision. आई थिंक ये स्टेटमेंट मिनिमम सोर्सेज मैक्सिमम रिविजन्स आपने काफ़ी सारे टॉपर्स से सुना होगा, मैं भी सुनती आ रही हूँ, बट वो रियलाइजेशन तभी होता है जब हमारा नहीं होता है या जब हम फेल होते हैं, और तब हमें लगता है कि हाँ यार वो इससे ही बोल रहे थे, ठीक है। तो ये मिनिमम सोर्सेज मैक्सिमम रिविजन पे आप फोकस करिए। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी प्रीलिम्स के बारे में कि प्रीलिम्स काफ़ी डाइसी हो गया है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस और जो पूरा ट्रेंड हो रहा है स्पेशली 2017-18 ऑनवर्ड्स, इट हैज़ बीन वेरी डाइसी एंड क्वेश्चंस हैव बिकम वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं हमें नहीं आता है, दूसरा देखा नहीं आया, तीसरा देखा नहीं आया, एंड देन फिर उसके बाद में अगर कंटिन्यूसली 10 क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो फिर हम पूरा पेपर ख़राब कर देते हैं। स्पेशली वो क्वेश्चंस भी जो हमें बहुत अच्छे से आते होंगे वो गलत करके आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस में 2 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी। एक चीज़, आपको काम रहना है। ये मान के चलिए कि जो पेपर है उसमें आपको 40 क्वेश्चंस और 45 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको आएंगे, उसके अलावा आपको एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड गेस लगाना ही है। दूसरी चीज़, कभी भी रिजिडिटी मत रखिए पेपर में। बीच में देयर वाज अ ट्रेंड कि 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मैं खुद उस ट्रेंड को एकदम फॉलो करती थी, एंड 2018 के अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम शायद इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे मेरे को था कि 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दैट पेपर वाज लिटिल ऑन द अनकन्वेंशनल साइड फॉर दैट ईयर। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे को शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं बने, मैं बहुत घबरा गई। फिर जब फर्स्ट राउंड के क्वेश्चंस किए, सो आई कुड अटेम्प्ट ओनली 35-40 क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। तब मेरी घबराहट और बढ़ गई कि यार मतलब अब तो मैं कैसे करूँगी, और 40 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन तक जाना इज़ अ ह्यूज रिस्क। बट देन मैं बहुत ज़्यादा एकदम घबराहट में पूरा रिस्क लेके 90-95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई हूँ, एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो गई उस साल मेरी। तो ये चीज़ मैं आप सब लोगों से बोलूँगी कि काम रही है। नेक्स्ट ईयर मैंने यही किया कि मैं मेंटली प्रिपेयर होके गई थी कि पेपर टफ आएगा, क्वेश्चंस मुझसे नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी बॉल बाय बॉल हिट करना है। आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, मूव करना है स्लोली। तो ये घबराहट वाली चीज़ और रिजिडिटी वाली चीज़ आप प्रीलिम्स में मत रखिए। फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, मेंस में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी क्योंकि मेरे मेंस के मार्क्स इस साल ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुए हैं। आई हैव सिक्योर्ड ऑलमोस्ट 410+ इन दिस ईयर, एंड फॉर मेंस आई वुड से कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं जो मैं सबको बोलना चाहूँगी। पहले तो कि आप वही चीज़ जो प्रीलिम्स के लिए रिपीट की, मिनिमम सोर्सेज, मैक्सिमम रिविजन। शॉर्ट नोट्स फॉर मेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स भी मैं बोलूँगी आप ब्लाइंडली नहीं फॉलो कीजिए। कुछ लोग एक्चुअली विदाउट नोट्स भी अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, बट फॉर मी शॉर्ट नोट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे केम आउट एज अ सेवियर। शॉर्ट नोट्स में नोट्स कैसे बनाना है एक ये इशू भी हो जाता है मेंस का, जो मुझे खुद भी नहीं पता था। आई वुड से कि मेरे फर्स्ट फ्यू अटेम्प्ट्स में तो मैं समरी बना लेती थी पूरी बुक की फॉर दी नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स में स्पेशली इफ़ यू आर मेकिंग फॉर मेंस, यू शुड हैव अ टेम्पलेट। दैट टेम्पलेट शुड हैव intro, body, conclusion for every topic that is mentioned in the syllabus उठाइए। सपोज द टॉपिक इज़ देयर ऑन वुमेन इशूज़, तो वुमेन इशूज़ पे इंट्रोडक्शन आया तो हम इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं? देयर शुड बी सम फैक्ट्स अबाउट वुमेन, और देयर शुड बी सम रिपोर्ट अबाउट वुमेन, देयर कुड बी एन एनेक्डोट और अ रीसेंट इंसिडेंट दैट हैपन। देन देयर इज़ बॉडी में यू प्रिपेयर पॉइंटर्स along the keywords that are generally asked in the examination. For example, critical analysis आया तो हम कैसे नेगेटिव पॉइंट्स उसमें लिखेंगे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, या फिर कुछ अगर इलेबोरेट आया तो हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़, तो ये सब आपके नोट्स में होने चाहिए। कंक्लूड करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, इससे क्या होता है ना कि आपका टाइम सेव हो जाता है। मतलब व्हेन यू हैव अ टेम्पलेट रेडी, आपको मेंस में सोचना नहीं पड़ता है कि ये टॉपिक आया मैं क्या करूँ। फटाफट से आपने देखा कि ठीक है वुमेन का टॉपिक आया है, कास्ट का टॉपिक आया है, या पॉपुलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनीथिंग, ये टॉपिक आया है, ठीक है ये इंट्रोडक्शन है, ये कंक्लूजन है, बीच में बॉडी में आप अपने पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स डू कम हैंडी। ऑल्सो इन दी शॉर्ट नोट्स आई थिंक एक्चुअली कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि उनके नोट्स बहुत बल्कि हो जाते हैं,
तो आई वुड से कि शॉर्ट नोट्स जो अल्टीमेट आप फाइनल डे वाले रिविजन के लिए रखेंगे, दोज नोट्स शुड हैव ओनली वैल्यू एडिशन पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल दैट कुड बी पॉइंटर्स फ्रॉम नीति आयोग्स रिपोर्ट, ARC, द डायग्राम्स और द केस लॉज और एनी एक्सपर्ट्स नेम दैट यू वुड वांट टू साइट इनटू एन आंसर. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आया है तो आई यूज टू राइट जस्ट एग्रीकल्चर अशोक गुलाटी एंड और अशोक गुलाटी या नीति आयोग अमिताभ कांत. These names do carry a lot of weight. These are expert people, and if you cite them in your answers, they do fetch some marks. If you get at least even 1 or 2 mark more in entire question, एक पूरे पेपर में आपके 20 नंबर बढ़ जाते हैं. ऑल्सो मेंस में एक और चीज़ है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टेस्ट में मैं बच्चों को स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ व्हेन यू आर राइटिंग द टेस्ट. जनरली व्हाट हैपन्स इज़ कि हम लोग को लगता है टेस्ट में टॉप कर लेंगे एंड 3 आवर्स के टेस्ट को हम 4 आवर्स में लिखते हैं एंड वी आर अंडर दैट फॉल्स हैप्पीनेस कि ओके फाइन मैंने टेस्ट में टॉप कर लिया, एग्जाम में तो मैं लिख ही लूँगा. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट UPSC गिव्स यू ओनली 3 आवर्स. यू कैन नॉट इवन आस्क 3 आवर्स 5 मिनट्स और 3 आवर्स 10 मिनट्स देयर. सो ट्रेन योर सेल्फ टू राइट इन दोज 3 आवर्स ओनली. आपकी क्वालिटी उस प्रेशर और उस टाइम में ही आनी चाहिए. तो डोंट लाई टू योर सेल्फ. बाय लाइंग टू योर सेल्फ यू आर जस्ट jeopardizing योर ओन चांसेस ऑफ सिलेक्शन. ऑल्सो फोकस ऑन इवैल्यूएशन. आपको यदि कहीं पे कोई अच्छा पीयर इवैल्यूएशन या फिर एक अच्छा मेंटरशिप मिल पा रहा है तो डू जॉइन दैट. फॉर मी आई वुड से सोशोलॉजी में वंशी कृष्णा सर, रजिता मैम फ्रॉम शंकर IAS, these two people actually helped me a lot in improving my answers. And for general studies I would say Ashutosh Gupta sir from India Bhai, he helped me a lot in improving the quality of my answers, timely completion of my papers. So these are some of the mentors who actually helped me score good marks in my mains examination. मेंस के लिए एक और चीज़ है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, फोकस ऑन मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल अप्रोचेस और इंटरकनेक्टेडनेस इन योर आंसर. बाय मल्टीपल डायमेंशंस द जनरल कन्वेंशन that people follow is socio-economic, political and ethical, all those things. That is also there. मतलब आपको कुछ नहीं मिलता है तो वो तो फॉलो करना ही है. बट मल्टीपल डायमेंशन से आप एक चीज़ ये सोच सकते हैं कि when you are writing an answer from in GS3, use the articles of GS2 or use the case studies from GS1 also to enhance your answer. When you are writing an ethics answer, you could actually use your essay ka pointers. So it should be visible to the examiner that तुम सारे papers में interconnectedness बिठा पा रहे हो. दूसरी चीज़ ये है कि मल्टीपल अप्रोचेस जो जैसे मैंने बताया उस चीज़ का मैंने जो सीखा था, आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव द एंटायर क्रेडिट टू द ICAN इनिशिएटिव बाय कृतिका मैम. उस पर मैंने बहुत सारे नए अप्रोचेस सीखे कि जैसे आप एक लाइफ साइकिल अप्रोच फॉलो कर सकते हो किसी आंसर को आंसर करने के लिए. कि वुमेन का कंडीशन पे पूछा, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वूम टू टूम अप्रोच, व्हाट द प्रॉब्लम्स वुमेन फेस इन देयर वूम एंड टिल द टूम. So that is one approach. You can follow a timeline approach for any development that is being asked, or you can follow a stakeholders approach. So these are some approaches that you can follow to make your answers good in mains. ऑल्सो एक और चीज़ है कि प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर आंसर. एक प्रेजेंटेशन से एक तो ये होता है कि एग्जामिनर के लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं. आपका आंसर जितना सुंदर, जितना अपीलिंग और जितना आसान उसके लिए हो जाएगा चेक करना, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है. अगर उसे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है आपके आंसर को चेक करने के लिए, आपके मार्क्स रिड्यूस होंगे. तो आप प्रेजेंटेशन पे काम करिए. प्रेजेंटेशन पे जनरली थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है कि डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और है. डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बट डोंट ओवरडू देम. हर एक क्वेश्चन में डायग्राम, फ्लो चार्ट नहीं बनाना है. जहाँ ज़रूरत लग रही है वहाँ बनाना है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब एग्जामिनर को हर एक क्वेश्चन में दिखता है उसको लगता है इस बच्चे को यही आता है. ही डजंट नो एनी अदर स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑल्सो. सो हैव वेरिएशन इन योर आंसर्स. 2-3 क्वेश्चन में आपने ये कर दिया, 2-3 क्वेश्चन में कुछ और कर दिया, तो उसको लगना चाहिए कि यू नो ऑल अदर थिंग्स ऑल्सो. स्पेसिफिकली मेंस के इंडिविजुअल सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो एक और चीज़ है कि आप ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल इनको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा. मैंने अपने पुराने अटैम्प्ट्स में ऐसे को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है. मैंने ये सोचा है कि हमेशा लिख लेंगे वहाँ जाके और हो जाएगा, तो दैट डजंट हैपन. फिर आपको मार्क्स भी वैसे ही हो जाएगा वाले ही मिलते हैं. तो आप ये चीज़ नहीं करिए. एथिक्स को भी इम्पोर्टेंस दीजिए और ऑप्शनल को भी अपने इम्पोर्टेंस दीजिए. ऐसे की यदि हम बात करें तो ऐसे में आप
प्रिपेयर सम टेम्पलेट ऐसे, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर पूरा कंटेंट उस तरीके से, बट ऐसे का जो अपना पूरा अभी प्रिपेयर कर रहे हैं जो बच्चे नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट होंगे, तो वो आप ये कर सकते हैं कि आपको कुछ अच्छा एनेक्डोट मिल रहा है, कोई अच्छा बुक आप पढ़ रहे हैं, कोई अच्छा मूवी आप देख रहे हैं, तो वो ऐसे के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इस प्रिपरेशन को फोकस्ड रखने के लिए आप एक चीज़ ये करिए कि आपके ऐसे के जो टॉपिक्स हैं पास्ट 20 ईयर्स के वो उठाइए। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स दैट आर रिकरिंग, फॉर एग्जांपल अबाउट वुमेन, फॉर एग्जांपल पावर्टी, डेमोक्रेसी, these are some topics that are actually recurring. So for these topics you should have some template material ready कि इंट्रोडक्शन आया तो ये एनेक्डोट डालूंगा, ये मूवी का स्टोरी डालूंगा, ये सॉन्ग डालूंगा या कुछ भी। योर ऐसे शुड बी एक्चुअली इंटरेस्टिंग एंड दीज थिंग्स आर समथिंग दैट मेक्स देम इंटरेस्टिंग। सो यू शुड हैव टेम्पलेट रेडी, फैक्ट्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, उन सब चीज़ों के, ताकि एग्ज़ाम में आपको इतना सोचना नहीं पड़े। आप जैसे ही क्वेश्चन देखें आपको वो एकदम से पूरा प्रिंट याद आ जाना चाहिए कि ठीक है ये लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था। बाकी ऐसे की पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी है कि आपको मल्टीपल डायमेंशंस कैसे करने हैं और एथिकल या फिलोसॉफिकल एसेज आ गए तो आपको कैसे करना है। वी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दैट एंटायर इशू अगेन, मतलब अलग से। बट एथिक्स का भी ऑलमोस्ट सिमिलर अप्रोच है। एथिक्स में आई वुड से कि आई हैड एक्चुअली प्रिपेयर्ड लॉट ऑफ पर्सनलाइज्ड नोट्स। आई हैड रेफर्ड अनुदीप सर्स एथिक्स का नोट्स, आई हैड गॉन थ्रू पवन कुमार सर्स मटेरियल, आई हैड सीन ओरिएंट आईएएस का मटेरियल। बट आई वुड से आप लोग इतना सब नहीं करिए। आई हैड लॉट ऑफ टाइम और मुझे हर अटेम्प्ट में मैं आई वॉज डूइंग समथिंग तो वो एड ऑन होते गया। बट फॉर द बिगनर्स आई वुड से कि फॉर ईच टॉपिक इन द एथिक्स पेपर you should have notes ready. For example, what is the definition, some quotations and examples of civil servants who were doing the good work, or any anecdote of any famous person related to that topic, and its relevance in the civil services or in general society. These three or four pointers should be there for every word that is mentioned in ethics ka syllabus. If I talk about general studies, I would say more or less my resources has been same, except for few topics in GS2. For example, in GS2 I had relied on Visions material and my newspaper reading for international relations. For the governance portion, I had relied on Anudeep sir's notes, Abhishek Surana sir's notes, as well as M. Puri sir's notes. I had compiled on all of them and I had made my own consolidated notes for that portion. For GS1, I had followed Spectrum for Modern India. For Ancient India, I had followed NCRTs. For Art and Culture, I followed Nitin Singhania. These were the basic sources that we refer for preliminary examination also. For Geography also, I followed the NCRT and I referred the test papers of multiple test series so that I have a broad range of questions for that. After that, for Environment, I again referred the prelims exam material as well as some current affairs from the Vision's Current Affairs Monthly magazine. For GS3, I relied on the basic NCRTs, and apart from that I referred Niti Aayog strategy at 75 document, as well as I relied on some material from MK Yadav sir's notes for certain case studies. I use these materials to give certain suggestions. For example, if you give suggestions from Niti Aayog's report for infrastructure or for agriculture improvement, they do carry some weight and some value. So I relied on these sources. That was, I think that was all about my mains preparation. Again, I would say test is very important and feedback and evaluation by experts is very important. Do go through that and never ignore answer writing practice for mains. They do pay off. They do pay off because when you are in the flow, that flow gets reflected in your answers. And mains में जब आप practice नहीं करते हैं ना, and when you have to start पहली बार से वहाँ पे, it actually costs you time. Sometimes आपके questions छूट जाते हैं, and mains में अगर एक question भी छूटा तो your chances of getting an interview call even gets reduced by 20%, I would say. So इस चीज़ पे आप हमेशा ध्यान रखिए. About interview preparation, I would say interview, as the name says, it's a personality test. It's not an oral test. I'm emphasizing this because I committed the same mistake during my interview preparation in my first interview call. मैं एक ओरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी. मैं हर फैक्ट आसपास जो दिखता वो सब पढ़ती थी, एंड आई डेंट नो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या है, और मैं एकदम अनइन्फॉर्म्ड तरीके से इंटरव्यू देने चली गई.
एंड आई वुड से कि मेरे मार्क्स भी फिर वैसे ही आए थे. आई गॉट 130 इन माई फर्स्ट इंटरव्यू कॉल एंड आई थिंक that is considered not very good from the by the extent of the marks UPSC has been giving. तो सबसे पहले तो इंटरव्यू में आपका डैफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप डैफ में जो भी चीज़ मेंशन कर रहे हैं, पहले तो भरने के पहले जो भी चीज़ डाल रहे हैं वो ऑनेस्टली भरिए. डोंट फेक योर हॉबीज़ और योर अचीवमेंट्स. जो भी आपने किया है वो ऑनेस्टली डालिए. कुछ नहीं किया है तो नहीं डालिए, कोई बात नहीं है. दे ऑल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो फिल योर डैफ ऑनेस्टली एंड वॉट एवर वर्ड इज़ बीइंग मेंशन्ड इन योर डैफ, prepare questions on that. मोस्टली एनालिटिकल क्वेश्चंस आई वुड से. क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए, उस क्वेश्चन का अपना आंसर प्रिपेयर करिए, उस आंसर का फिर काउंटर क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन का भी आंसर. एक्चुअली जनरली क्या होता है ना, हम एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसका आंसर प्रिपेयर करते हैं. वी डोंट प्रिपेयर कि अच्छा ये आंसर दिया तो इसके बाद क्या क्वेश्चन आ सकता है. सो यू हैव टू गो टू दैट लेयरिंग वाला एस्पेक्ट. ये चीज़ एक्चुअली आदित्य रंजन सर थे, उनके मैंने किसी वीडियो में देखा था जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक्चुअली 5000 क्वेश्चंस अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किए थे. तो जनरली बच्चे जो मिस्टेक करते हैं मेंस के बाद कि उनको लगता है अब हो गया, अब इंटरव्यू मतलब अब तो हमारा हो ही गया है. बट इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रीलिम्स मेंस है उतना ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है. उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है. मेरे को जो चीज़ हेल्प करी वो थी अर्पित गुप्ता सर हैं, IRTS ऑफिसर हैं 2018-19 बैच के. उनका एक डॉक्यूमेंट था, उस पर उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी थी कि करंट अफेयर्स कैसे करना है. एंड दूसरी चीज़ जो हमें सब कहते हैं कि इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट, इट्स नॉट अ नॉलेज टेस्ट. मैंने भी कहा पर्सनालिटी टेस्ट है, लेकिन नॉलेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. नॉलेज में आप फैक्चुअल चीज़ों पे नहीं जाइए, एनालिटिकल पोर्शंस पे फोकस कीजिए, अपने ओपिनियंस बनाइए चीज़ों पे. वो चीज़ काफ़ी ज़रूरी है. ऑल्सो आई थिंक सब लोग ये समझ चुके हैं कि यू हैव टू बी नेचुरल इन द इंटरव्यू. आपको कोई चीज़ फेक नहीं करनी है. यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर सेल्फ. व्हेन यू डोंट नो जस्ट से नो. दे वुड अप्रिशिएट ऑनेस्टी रादर देन फेकिंग एनीथिंग. कोई भी ऑफिसर अगर जाता है वो झूठ बोलता है, दैट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन अबाउट in the entire public about bureaucracy also. So they don't want someone who is actually lying about his own self. जो भी आपका प्रोफाइल जैसा भी है, even I had some insecurities about my number of attempts. I was not earning since my graduation. तो मुझे भी थी insecurities, but be proud about them कि आपने fight किया है, you've come so far. तो don't be ashamed of anything in your profile and be honest about that. दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ यू कैन गेट इन टच विथ एनी सिविल सर्वेंट इन योर एरिया, डू रीच आउट टू देम, डू टॉक टू देम. फॉर मी आई वुड से इंदौर के फॉर्मर कलेक्टर हैं P. नरहरी सर, स्मार्ट सिटी की CEO थी अदिति गर्ग मैम. इन दोनों ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन में. नरहरी सर ने मुझे एक्चुअली 1 घंटा दिया पूरा अपने प्रिपरेशन प्रोसेस के लिए. इंटरव्यू के मेरे जितने भी सवाल थे उन्होंने सारे जवाब दिए. एंड आई थिंक एक सिविल सर्वेंट जब एक स्टूडेंट को इतना टाइम देता है, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग. एंड आप लोग रीच आउट करिए. देयर आर लॉट ऑफ वेरी गुड सिविल सर्वेंट्स हु आर रेडी टू हेल्प यू एंड डू टॉक टू देम, गेन फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस. दैट वुड एक्चुअली मेक यू साउंड लाइक अ मैच्योर पर्सन इन द इंटरव्यू हॉल ऑल्सो. So I would say कि इंटरव्यू के लिए apart from my mentors, family, friends, I would also express my gratitude to Narhari sir and Aditi ma'am that they helped me in my interview process. Thank you so much ma'am, and I would say thanks to Delhi Knowledge Track for giving me this opportunity to share my experiences and journey. I have been watching Delhi Knowledge Track for past 2-3 years, and I've been a regular follower. I've watched so many strategy videos on the channel and they've helped me a lot. So I would like to thank Delhi Knowledge Track also for this support as well as the opportunity they have given me. Thank you so much.